हो जाएगा इंशाल्लाह। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड कहते हैं कंबाइन करने को, और डेवलपमेंट का मतलब कोडिंग, और एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा इंटरफेस जहाँ पे आप कोई प्रोग्रामिंग टाइप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। पहले जो एनवायरनमेंट होता था बिल्कुल टेक्स्ट बेस होता था, ठीक है ना, हर चीज़ आपको मेमोराइज करनी पड़ती थी, टोटल टेक्स्ट बेस होता था। लेकिन अब जब से आईडीई आया है, आईडीई का मतलब होता है कि इसमें आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। तो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो पहले पूरा टेक्स्ट बेस होता था, लेकिन ओवर द ईयर ये काफ़ी इंप्रूव हुआ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल इन्वायरमेंट होता है, यानी जैसे मैं डॉट लगाऊंगा ना, एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा, तो वहाँ से मैं कमांड पिक कर लूंगा। तो मुझे अब याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सारी कमांड अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे हेल्प मिल जाती। डिफरेंट मेन्यूज अवेलेबल होंगे। तो जैसे लिखा ना, अ टूल यूज बाय प्रोग्रामर टू असिस्ट इन राइटिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम, यानी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम राइट करेगा और डेवलप करेगा, ठीक है ना। इसमें पहले डीबग भी खुद करना पड़ता था, अब ये डीबगर आ गए इसमें, आगे बहुत सारे फीचर हैं, 4-5 फीचर हैं जो डिस्कस करेंगे। यानी डीबग करने में भी आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, और ये बहुत सारे, अब तो एक नहीं, बहुत सारे हैं आगे, एक तो जो जैसे सी लैंग्वेज है, या C++ है, या पाइथन है, उनका अपना इन्वायरमेंट है। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट भी आ गए हैं। जैसे आपने VS कोड, ये लिखा ना, विजुअल स्टूडियो, VS कोड, आपने VS कोड का नाम सुना होगा, विजुअल स्टूडियो। अब ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी ये कि इसको कोई क्लेम नहीं करता कि मेरा इन्वायरमेंट है। VS कोड आपको हर तरह की लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने में वो इन्वायरमेंट देगा। पाइथन करना है, तो पाइथन का इन्वायरमेंट देगा। जावास्क्रिप्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट देगा। जावा करना है, जावा का इन्वायरमेंट देगा। कोई और लैंग्वेज परफॉर्म करनी है तो उसका इन्वायरमेंट भी देगा। यानी ये मल्टी इन्वायरमेंट है। और कुछ सिंगल इन्वायरमेंट होता है, जैसे पाइचाम एक सिंगल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे सिर्फ पाइथन की डेवलपमेंट हो कर सकते हैं। यूज फॉर पाइथन डेवलपमेंट, यानी अगर आपने तो पाइथन किया हुआ है, तो आपने पाइचाम यूज किया है? पाइचाम यूज किया हुआ है आपने? जल्दी जल्दी। हाँ, तो पाइचाम जो है ना, पाइचाम इन्वायरमेंट है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अंदर सिर्फ पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है। अब जैसे यहाँ लिखा है कि सम सपोर्ट ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन सिर्फ पाइथन को सपोर्ट करता है, while अदर सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज, जैसे VS कोड, ठीक है, ऑफन यूज फॉर विजुअल बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस। तो VS कोड जो है ना, ये एक एक ऐसा मल्टी इन्वायरमेंट है, मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट है। बिलू जे प्राइमरी यूज फॉर जावा प्रोग्रामिंग, अभी ये सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग के लिए होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो जावा प्रोवाइड करता है। जावा के यानी, तो कुछ इन्वायरमेंट जो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। क्या ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ये वो फीचर है जो जो IDE सपोर्ट प्रोवाइड करता है। IDE यूजली हैव 30 फीचर। कोड एडिटर, अब ये आगे डिटेल आएगी, ठीक है। ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। रन टाइम एनवायरनमेंट विद डीबगर, डीबगर का मतलब एक ऐसा टूल जो आपको एरर फाइंड करने में हेल्प करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमें अपना एरर खुद फाइंड आउट करना पड़ता था, एरर आ कहाँ रहा है और क्यों आ रहा है। अब तो ये बहुत सारी सपोर्ट देता है, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन, एंड ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रिंट। अब ये क्या है, ये हर स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। सबसे देखें, ये कोड एडिटर दिया हुआ। तो ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपना कोड टाइप करेंगे। अ कोड एडिटर अलाउ अ प्रोग्राम टू बी रिटन, तो यहाँ पे ये पूरा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपना यानी कोड राइट करेंगे, जैसे आपने सब लिखा। ये बेसिकली विजुअल बेसिक का इन्वायरमेंट है, ठीक है, विजुअल बेसिक से रिलेटेड .vb लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम विजुअल बेसिक से रिलेटेड। कोड एडिटिंग विंडो, यानी ये विंडो जो है कोड एडिटिंग विंडो है, टू बी रिटन एंड एडिटेड विदाउट द नीड टू यूज अ सेपरेट टेक्स्ट एडिटर। जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड, वो तो ये लिस्ट थी ना, वो तो लिस्ट थी ना, अब ये लिस्ट वन बाय वन आ रही ना। पहला ऑप्शन क्या था, कोड एडिटर था। तो मैंने कहा था कि ये सारी फीचर हैं जो IDE प्रोवाइड करता है, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोड एडिटर दिया हुआ है। जी असरा, अस्सलाम वालेकुम।
अभी हम चैप्टर 4 का ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये पढ़ा है पहले आपने? चैप्टर 4 किया हुआ है आपने? आज चैप्टर 4। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। असर आपने नहीं चैप्टर, सर, नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़ा? आपको मैंने वीडियो भेजी हुई, आपने देखी? जी जी सर, थोड़ी गाइडलाइन मिली है। ठीक है, आप वीडियो दोबारा देखिएगा, अगर कोई इशू होगा तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू अच्छा, थैंक यू। उसका ये टॉपिक है आईडी। अच्छा, अब आप अभी इस अक्टूबर में पेपर दे रही हैं आप? जी सर। तो 6 अगस्त है, विदाउट लेट फीस। सॉरी। 6 अगस्त डेट है रजिस्ट्रेशन की, विदाउट लेट फीस। 6 अगस्त के बाद अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तो लेट फीस लगेगी। ओके सर, ओके। आज है 21, तो आपके पास 15 दिन और है। विद इन 15 डेज आप रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है? तो जी जी सर। क्या, तो वरना फिर 6 के बाद 16 सितंबर है, तो फर्स्ट लेट फीस लग जाएगी। ओके ओके सर। अच्छा देखें, ये आईडीई के बारे में सुना है आपने पहले? जी जी सर, इसके बारे में थोड़ा सुना है। ये बेसिकली इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे रहते हुए आप प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं। आपने किसी लैंग्वेज में काम किया है? कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे पाइथन, सी लैंग्वेज, जी सी? जी। ठीक। जी जी सर, सुना है, किया है। ठीक है। तो बेसिकली जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है ना, उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। पहले जो इन्वायरमेंट होता है ना, प्योर टेक्स्ट बेस्ड है। अगर आपने नोट पैड देखा होगा, कंप्यूटर में नोट पैड होता है ना, तो प्योर टेक्स्ट बेस्ड इन्वायरमेंट देता है। उसमें आपके लिए कोई हेल्प नहीं होती, सब कुछ आपने खुद करना होता है। लेकिन अब ऐसे टूल आ गए जो आपको हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। अब जैसे लेकिन अ टूल यूज बाय प्रोग्रामर टू असिस्ट इन राइटिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। जब आप राइट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फीचर आपको हेल्प कर रहे होते हैं, जो अभी नेक्स्ट मैं वही फीचर डिस्कस करूंगा कि वो क्या क्या फीचर हैं जो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, इसमें ना दो तरह के आते हैं डिफरेंट आईडीई अवेलेबल। सम सपोर्ट ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाइल अदर सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज। अब जैसे अगर आपने पाइथन का नाम सुना हो, पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है? उसका एक अपना इन्वायरमेंट भी होता है, और उसका आईडी ये आता है पाइचाम। पाइथन के लिए बहुत सारे आते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पाइचाम है। ये सिंगल लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, यानी ये सिर्फ पाइथन की कोडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है वी एस कोड। एक आता है वी एस कोड। वी एस कोड जो है ना, मल्टी लैंग्वेज है। यानी वी एस कोड में मैं विजुअल बेसिक पे काम कर सकता हूँ, मैं जावा स्क्रिप्ट पे काम कर सकता हूँ, मैं जावा पे काम कर सकता हूँ, इवन पाइथन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। किसी भी लैंग्वेज को मैं वी एस कोड में यूज़ कर सकता हूँ। ये दिया ना, विजुअल स्टूडियो ऑफन यूज फॉर विजुअल बेसिक एंड अदर लैंग्वेज। तो ये मल्टी लैंग्वेज, ठीक है? और इसी तरह बिलूचे है, प्राइमरली यूज फॉर जावा प्रोग्रामिंग। तो ये सिंगल लैंग्वेज एनवायरनमेंट। तो बेसिकली आईडीई का मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करना, डिफरेंट फीचर को एक ही जगह पे कंबाइन करना, ठीक है? अब ये वो फीचर हैं जो आपको अवेलेबल होंगे हर तरह के आईडीई के अंदर। ये कोर एडिटर, ट्रांसलेटर, ये वन बाय वन एवरी स्लाइड पे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है? सबसे पहला फीचर है कोर एडिटर। ये देखें, दिस इज अ कोर एडिटर। तो ये देखें, ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग करेंगे। अगर आप जावा के एक्सपर्ट हैं, बल्कि यहाँ पे विजुअल बेसिक का दिए डॉट वीबी लिखा है ना, इसका मतलब वीबी का प्रोग्राम है। तो ये पूरा वीबी का कोड आपने लिखा हुआ है। इसके लिए कोड एडिटिंग विंडो दी हुई है, दिस इज द कोड एडिटिंग विंडो, ठीक है? विजुअल बेसिक कोड एडिटर है ये। पहला है कोड एडिटर, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप कोड को टाइप कर सकें, दैट इज कॉल्ड कोड एडिटर। ये लिखा हुआ है, कोड एडिटर अलाउ प्रोग्राम टू बी रिटन, यानी आपने राइट करना एंड एडिटेड विदाउट द नीड टू यूज अ सेपरेट टेक्स्ट एडिटर। सेपरेट का मतलब नोट पैड, वर्ड पैड, इस तरह का किसी भी कोड एडिटर की आपको जरूरत नहीं है। आप बस यहीं पे कोड को टाइप करें और यहीं पे सारी हेल्प को यूज करें। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है? दिस स्पीड अप द प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस as editing can be done without changing to a different piece of software each time the program need correcting or adding to। अब जैसे इसमें एरर आएगा, अभी नेक्स्ट ऑप्शन इसका है कि डीबगर भी होता है इसके अंदर। अब ये देखें, ये सारे मेन्यू दिए हुए हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब आप देखें, इसने डॉट लगाया ना, डॉट, तो ये खुद ब खुद आ गया।
वरना ये मुझे पूरी लाइन टाइप करनी पड़ती। तो इसने जैसे ही डॉट लगाया ये खुद ब खुद आ गया मैन्यू पर। जी हाँ, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं डॉट लगाऊंगा एक मेन्यू पर हो जाएगा। तो ये चीज़ नोट पैड में अवेलेबल नहीं है। नोट पैड में सारा कोड मुझे इसके बाद खुद लिखना है। ये जो डॉट होता है ये लिंक बनाने के लिए होता है। एक यानी एक कोड आपने ये लिखा, दूसरा कोड आपने ये लिखा, काइंड ऑफ दैट। ये उस वक्त आपको समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे फीचर हैं जो आईडीई आपको प्रोवाइड कर रहा था। उसमें से वन ऑफ द फीचर इज कोड एडिटर। ठीक है, ये सारे मेन्यू हैं, इसमें डिफरेंट कमांड्स होती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी कोडिंग को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नोट पैड पर काम करेंगे ना तो सारा दिमाग आपको अपना यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग। नोट पैड पे अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ जाए, या पहले जो सी का अपना एनवायरनमेंट होता था उसमें तो कोई हेल्प ही नहीं होती थी। खुद ब खुद खुद ही सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती। तो अब ऐसे एडिटर आएंगे जो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करते हैं। प्रोग्रामिंग बिकम ईजी है। अच्छा, अब ये देखो ट्रांसलेटर आ गया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना ट्रांसलेटर, कौन सा था? क्या कहते हैं वो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर, दो दो तरह के ट्रांसलेटर। अब जैसे ही मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा ना, इट शुड बी कंपाइल्ड, इट शुड बी इंटरप्रेटेड। अच्छा, विजुअल बेसिक जो है ना वो इंटरप्रेटर पे चलता है। विजुअल बेसिक किस पे चलता है? इंटरप्रेटर पे। मैं इंटरप्रेटर रन करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कोड विंडो एडिटर है, कोड एग्जीक्यूशन विंडो अपेयर हो जाएगी कि वो अगर कोई सिंटैक्स एरर ना होगा। देखो, मैं ये डबल कोटेशन लगाना भूल गया, एरर आ जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसलेटर आपको जो एरर, तीन तरह के एरर होते हैं, आपने शायद पढ़े हो। एरर जो होते हैं ना तीन तरह के होते हैं। एरर्स आर थ्री टाइप्स। पहला होता है पहला होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि आप कॉमा लगा, जैसे मैं ये ब्रैकेट लगाना भूल गया, एरर आ जाएगा। ये मैं सब लिखना भूल गया, एरर आ जाएगा। यानी ग्रामर अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा, देन देयर इज एरर। ह्यूमन एरर, टाइपिंग एरर कह रहे हैं कि आप कुछ लिखना भूल गए, ठीक है ना, तो उसको ये ट्रांसलेटर पकड़ लेगा। वो ट्रांसलेटर हाईलाइट करेगा कि आपने, यू हैव मिस समथिंग। ठीक है, यू हैव मिस समथिंग, मैं डबल कोटेशन लगाना भूल गया या आखिर में ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है ना, तो आई हैव मिस समथिंग। लेकिन ये, तो आपका जो ट्रांसलेटर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स एरर फाइंड करता है। सेकंड जो होता है ना वो लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर का मतलब है कि मैंने करना था ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, लेकिन मैंने ए की जगह मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब रिजल्ट गलत आ गया। अब प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन आउटपुट गलत होगा, यानी रिजल्ट। तो ये लॉजिकल एरर है कि आपसे मिस्टेक हुई है। इसको ट्रांसलेटर नहीं पकड़ सकता। ट्रांसलेटर इसको कैच नहीं कर सकता, तो फिर पता ही नहीं कि आपने मल्टीप्लाई लगाना था डिवाइड लगा, तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। बोथ आर करेक्ट, लेकिन लॉजिकली एरर है। तीसरा एरर होता है रन टाइम एरर। आपका प्रोग्राम इतना हैवी था, जब आपने उसको रन किया तो वो रैम के अंदर फिट ही नहीं हुआ। टू मच हैवी, टू मच। ठीक है, अब क्या, वो प्रोग्राम चला और सिस्टम क्रैश कर गया या सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, कोई भी ऐसा एरर जो रन होने के बाद एरर जनरेट कर दे, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। यानी एट द टाइम, रनिंग टाइम, जब आपने प्रोग्राम चलाया उस वक्त कोई एरर जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो ये तीन तरह के एरर होते हैं। ट्रांसलेटर जो एरर पकड़ेगा वो सिंटैक्स एरर पकड़ेगा, ये ध्यान में रखें। सिमेंटिक एरर कह रहे हैं, सिंटैक्स एरर के, इसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब कह रहे हैं मोस्ट आईडी यूजुअली प्रोवाइड ट्रांसलेटर। तो दो तरह के ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया था, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। तो enable the program to be executed, the interpreter is often used for developing the program and the compiler to produce the final version of the program to be used। क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हेल्प करता है। इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है, एवरी लाइन पे आपको रोक देगा अगर सिंटैक्स एरर आएगा। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये लिखा हुआ है ना, फाइनल वर्जन ऑफ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूट, क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक ऐसी फाइल जिसको आप कहीं भी चला सकें। ये जनरेट करके देता है आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल।
लेकिन ये भी जब होगा जब पूरा प्रोग्राम एरर फ्री होगा। एरर का मतलब सिंटैक्स एरर कोई नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरा फीचर होता है डीबगर, यानी आईडी का तीसरा फीचर होता है डीबगर। अब डीबगर क्या करता है? ये बेसिकली एरर रिमूव करने में आपको हेल्प करता है, यानी आप लॉजिकल एरर भी फाइंड कर सकते हैं। ये कह रहा है रन टाइम एनवायरनमेंट विद द डीबगर इनेबल रनिंग द प्रोग्राम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डीबगर फीचर, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक एक लाइन को चेक कर सकते हैं। इस लाइन को चेक किया क्या आउटपुट आ रहा है, इस लाइन को चेक किया क्या आउटपुट आ रहा है, इस लाइन को चेक किया क्या आउटपुट आ रहा है। अब देख, ठीक है ना, इस लाइन को चेक किया क्या आउटपुट आ रहा है, एक एक लाइन तो क्या को पता लग जाए कि आपका प्रोग्राम प्रोड्यूस क्या कर रहा है। अब इसके अंदर ये दो फीचर और तीन फीचर दिए हैं, एक सिंगल स्टेपिंग, ब्रेक पॉइंट और रिपोर्ट विंडो। कह रहा है डीबगर फीचर क्या है? सबसे पहले सिंगल स्टेपिंग, अलाउ द प्रोग्रामर टू स्टेप थ्रू प्रोग्राम वन लाइन एट टाइम। यानी इस वक्त उसने आपको ये स्पेशल वेरिएबल बता रहा है कि ये आपके प्रोग्राम में स्पेशल वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ये वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है? 99 को स्टोर कर रहा है। ये वाला वेरिएबल 101 को स्टोर कर रहा है। हेलन नेम 1 में स्टोर हो रहा है, डेविड नेम 2 में स्टोर है। तो लाइन बाय लाइन आपको ये बता रहा है कि आपकी इस लाइन में क्या एग्जीक्यूशन होगी, इस लाइन में क्या एग्जीक्यूशन होगी, इस लाइन में क्या होगी, इस लाइन, इसको हम कहते हैं सिंगल स्टेपिंग। फिर इसमें दूसरा एरर होता फीचर होता है ब्रेक पॉइंट, स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट स्पेसिफाइड पॉइंट इन द सोर्स कोड। यानी जहां पे भी लॉजिकल एरर आ रहा होगा वहां पे आपको रोक देगा। सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर कहीं पे भी आ रहा होगा वहां पे रोक देगा, यानी ब्रेक कर देगा। या आपने 10 लाइन लिखी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एरर कहाँ पे है, पूरा प्रोग्राम सही है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर आ रहा है किसी, तो आप एक जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट लगा के फिर चेक करते हैं, यानी फर्ज करें आपने यहाँ लगा दिया ब्रेक पॉइंट कि इस पहली 2 लाइनों को एग्जीक्यूट करके दिखाओ इधर क्या हो रहा है, ताकि बाकी लाइनें बाद में चेक हो जाए। तो आपने कह दिया कि यार जो फर्स्ट 2 लाइन है पहले वो दिखाओ कि इससे क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट स्पेसिफाइड पॉइंट इन द सोर्स कोड, यानी आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया, इससे आगे इंटरप्रेटर या कंपाइलर इससे आगे नहीं जाएगा, पहली 2 लाइनों को एग्जीक्यूट करके दिखाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट विंडो, ये जो कुछ भी आपको आउटपुट नजर आता है उसको हम कहते हैं रिपोर्ट विंडो। डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन एवेल्युएटेड एट ब्रेक पॉइंट। तो बेसिकली पूरी एक विंडो डिस्प्ले होगी जहाँ पे ये दिखा रहा होगा कि किस लाइन पे कौन सी लाइन क्या एग्जीक्यूट करके दे रही है। का पर्पस क्या है? हेल्प्स आइडेंटिफाई लॉजिक एरर एंड वेरीफाई दैट द प्रोग्राम वर्क्स एज इंटेंडेड। क्योंकि सिंटैक्स एरर तो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर वो तो फौरन बता देगा यार तुमने ये इक्वल लगाना भूल गए या ब्रैकेट लगाना, ये तो फौरन आइडेंटिफाई, रेड रेड लाइन आ जाती। लॉजिकल एरर कोई भी ट्रांसलेटर आपको नहीं दिखाएगा, आपको खुद चेक करना पड़ता है लाइन बाय लाइन कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आपने लॉजिक यूज की है। डी बगर बगर बग एरर को कहते हैं ना, डी बगर एरर रिमूव करने वाला। बग कहते हैं एरर को, ठीक है, और डीबग का मतलब जो उस एरर को रिमूव कर दे। डीबग मतलब एरर रिमूव करना, ठीक है। अच्छा, अब चौथे फीचर में जाते हैं, एरर डायग्नोस्टिक एंड ऑटो करेक्शन। देखो इसकी ये पिक्चर से समझ में आएगा। एरर अंडरलाइन इन एरर इन रेड। अब ये सिंटैक्स एरर है, जो ये क्या कहते हैं आईडी आपको प्रोवाइड करेगा, भाई यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है इसको रिमूव करें, रेड लाइन कर देगा। ऑटो करेक्शन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें वो खुद ब खुद करेक्ट करता है। जैसे मैंने CON लिखा, मैंने लिखा CON, तो उसको खुद ब खुद उसने SOLE लिख दिया। उसको ऑटो टाइपिंग भी कहते हैं, ठीक है। और एरर करेक्शन भी खुद ब खुद कर देता है, इसको कहते हैं ऑटो करेक्शन। एरर डायग्नोस्टिक एंड ऑटो करेक्शन। तो आप एरर को डायग्नोज कर रहे हैं कि एरर कहाँ पे। एरर डायग्नोस्टिक का मतलब होता है एरर डायग्नोस्टिक एंड ऑटो करेक्शन प्रोवाइड रियल टाइम एरर डिटेक्शन वाइल कोडिंग। रियल टाइम का मतलब जैसे ही कोई आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं उसी वक्त हाईलाइट कर देगा, यहाँ तुमने डॉट लगाना भूल गए, यहाँ डबल कोटेशन लगाना भूल गए, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए, तो वहीं पे आपको हाईलाइट कर देगा। रियल टाइम का मतलब होता है उसी वक्त, नो डिले। रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट। अब कह रहा है डायनामिक एरर चेकिंग, डिटेक्ट पोटेंशियल एरर एज द कोड इज टाइप, ठीक है, जिसमें आप कोड टाइप कर रहे होंगे उसी वक्त आपको बताएगा सिंटैक्स एरर। अलर्ट द प्रोग्रामर इमीडिएटली, रेड रेड लाइन के थ्रू आपको हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे कोई एरर है, ताकि आप सेकंड लाइन पे नहीं जाएं, पहले इस लाइन को करेक्ट करें।
सजेस्ट करेक्शन फॉर आइडेंटिफायर, फिर आपको यानी सजेशन भी दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग हो रहा है। क्या बेनिफिट क्या है, मैनी एरर कैन बी फाउंड एंड करेक्टेड ड्यूरिंग राइटिंग एंड एडिटिंग, रिड्यूसिंग इशू बिफोर रनिंग द वर्क। क्योंकि जब रन टाइम पे जाएंगे और उस वक्त रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि पता नहीं लॉजिक कहाँ लगाने में वो हमें मिस्टेक हुई है। तो अब ये जो फीचर है, क्या कहते हैं, कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, और ये जो डीबगर है, ये लाइन बाय लाइन आपको हेल्प आउट कर रहा है कि किस लाइन पे क्या आउटपुट आ रहा है। बट अगेन आपको इसको एरर को डायग्नोस करना है और फिर उसको करेक्ट भी करना है। तो ये फीचर भी आपको क्या कहते हैं आईडी में अवेलेबल है। जैसे ये बता रहा है एरर अंडरलाइन इन रेड, तो इसने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे एरर है, कोई ना कोई मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें। प्रोग्रामर आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे करेक्शन करेगा। सजेस्टेड करेक्शन का मतलब क्या है, ये लाइन खुद ब खुद आ जाएगी। ये लाइन आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें इसके बाद पहले से सेव होती हैं, उसको पता है कि यूज़र कोई की प्रेस करेगा, सेमी कॉलन या कॉमा प्रेस करेगा, उसके आगे ये खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। इसको कहते हैं ऑटो करेक्शन, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यही ऑटो करेक्शन का नेक्स्ट पार्ट ऑटो कंप्लीशन होता है। क्या लिखा हुआ है, कोड एडिटर कैन ऑफर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट विद टेक्स्ट कंप्लीशन फॉर वेरिएबल नेम एंड रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए यूज करती है, जैसे आपने कहा फॉर, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। वाइल, ये लूप के लिए ये रिजर्व वर्ड, इफ प्रोग्रामिंग में यूज होता है रिजर्व वर्ड है, इस तरह के। तो अब कह रहे हैं कि ऑटो कंप्लीशन क्या है, जैसे ही आप मैंने डॉट क्लिक किया ना, ये पूरी एक मेन्यू अपेयर हो गया, ऑटो कंप्लीशन रिजर्व वर्ड। तो ये रिजर्व वर्ड की लिस्ट दे देगा, मैं इसमें से पिक कर सकता हूँ। ऑटो कंप्लीशन वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल नेम भी मुझे सजेस्ट करेगा। विजुअल स्टूडियो शोइंग ऑटो कंप्लीशन, ठीक है ना। तो मुझे वेरिएबल नेम भी सजेस्ट करेगा कि ये वाला वेरिएबल पहले यूज हो चुका है, अब आप ये वाला यूज करो। जैसे मैंने कहा num1, अब num1 मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, अब वो num2 कहेगा आप num1 की जगह num2 यूज करें, क्योंकि num1 ऑलरेडी यूज हो चुका है। इस तरह मुझे हेल्प आउट करेगा वेरिएबल नेम पिक करने में। इस तरह की एक्टिविटी को कहते हैं ऑटो कंप्लीशन। ठीक है, दिस क्लियर। हाँ, ऑटो कंप्लीशन का मतलब ये देखो, ये मेन्यू आ रहा है, मैंने कहीं डॉट दबाया होगा, मैंने कहीं सेमीकोलन प्रेस किया होगा, तो ऑटोमेटिकली मेन्यू आ गया और मुझे कह रहा है कि यहाँ से रिजर्व वर्ड पिक कर लें। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए यूज करता है। इसी तरह मैंने कोई कोई भी करेक्टर प्रेस किया होगा, स्पेस बार प्रेस की होगी, तो एक विंडो आ गई, ऑटो कंप्लीशन वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल नेम मैं खुद ब खुद यही कंप्लीट कर देगा। कुछ जेनरिक होते हैं, ठीक है, उनको ये खुद ब खुद कंप्लीट कर देगा, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ये दो फीचर है, ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रिटी प्रिंटिंग। ऑटो डॉक्यूमेंटर क्या है बेसिकली, इसमें नहीं, ऑटो डॉक्यूमेंटर होता है कमेंट देना। यानी मैंने ये लाइन लिखी, जैसे मैंने ये लाइन लिखी, तो मैं इसके आगे यहाँ फॉरवर्ड स्लैश करके लिखूंगा कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, टू शो द आउटपुट। जैसे मैंने इधर लिख दूंगा टू शो, ताकि मेरे बाद कोई अगर प्रोग्रामर आए तो वो चेक कर ले कि ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है, ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा, हर लाइन को मैंने एक्सप्लेन करना है। दिस इज कॉल्ड कमेंट। अगर मैं कमेंट हर लाइन के कमेंट लिख दूंगा तो मेरे बाद जो प्रोग्रामर आएगा उसको समझने में आसानी हो जाएगी कि प्रीवियस प्रोग्रामर ने ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर कोई प्रोग्रामिंग आपने की हुई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और उसके बैकग्राउंड पे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और एक प्रोग्रामर जो छोड़ जिसने बनाया था वो छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्रामर आता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी कि ये लाइन ऑफ कोड पिछले प्रोग्रामर ने क्यों लिखा। तो हम हर लाइन को कमेंट कर देते हैं, ये डबल डबल स्लैश होता है, ये कमेंट करने के लिए होता है। मैं
ये कमेंट कर दूँ, इधर लिखूंगा कि क्या इसका क्या पर्पज है, इसका क्या पर्पज है, इधर लिखूंगा इसका क्या पर्पज है। ये डबल स्लैश लगा के, ये हैश, पाइथन में हैश होता है, हैश लगा के, अगर आपको याद हो, हैश लगा के हम कमेंट लिखते हैं। इसको कहते हैं ऑटो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना। और प्रिटी प्रिंटर का मतलब होता है कि अगर आप मैसेज लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग अ मैसेज, उसका कलर कुछ और होना चाहिए ताकि ये रीडेबल हो। अब देखो यहाँ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल ये है, एक दोनों के कलर डिफरेंट है, तो मुझे रीड करना डिफरेंट हो रहा है। ये मैंने सब लिखा है, इसका कलर डिफरेंट है, मेन का कलर डिफरेंट है, इनपुट कमांड का कलर डिफरेंट है, राइट लाइन ये कमांड कलर डिफरेंट है, कंसोल का देखें सेम कलर है, एंड सब का ये कलर इसके साथ मैच कर रहा है, एंड मॉड्यूल का ये वाला मॉड्यूल इसके साथ मैच कर रहा है, और ये हेलो वर्ल्ड इसका कलर डिफरेंट है। इसको कहते हैं प्रिटी प्रिंटिंग। प्रिटी प्रिंटिंग से क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ, हैश, कहीं पे डबल कोटेशन वो होता है, सॉरी। हाँ, कहीं पे ना वो होता है, ऐसे डबल ट्रिपल कोटेशन भी होता है। बहरहाल हर लैंग्वेज का अपना अपना वो मोड, वो मेथड होता है कि कमेंट कहते हैं। कमेंट करने का मतलब है कि यू आर एक्सप्लेनिंग द लाइन ऑफ कोड कि वाई यू हैव रिटन, ताकि कोई भी शख्स इस लाइन ऑफ कोड को पढ़े तो उसको पता होना चाहिए कि वाई यू हैव यूज दैट। तो यहाँ लिखा हुआ IDE कैन प्रोवाइड एन ऑटो डॉक्यूमेंटर टू एक्सप्लेन द फंक्शन एंड पर्पज ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, यानी प्रोग्रामिंग कोड का पर्पज डिफाइन कर सकते हैं। मोस्ट कोड एडिटर कलर कोड the word in the program and lay out the program in a meaningful way. This is called pretty printing. इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके लिए ये कोड रीड करना आसान हो जाता है। अगर ये एक ही कलर में होंगे ना, कोड को रीड करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए आईडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको डिफरेंट कलर देता है। यानी आपने मैसेज लिखा उसका कलर ये होगा, आपने कंसोल लिखा इसका कलर ये होगा, आपने मॉड्यूल लिखा इसका कलर ये होगा। ठीक है, देखिए एक मेन लिखा है कलर ब्लैक हो गया, राइट लाइन का कलर ब्लैक है, रीड की का कलर ब्लैक है। तो कुछ कमांड के वर्ड ब्लैक हैं, कुछ कमांड के वर्ड ब्लू, लाइट ब्लू है, कुछ का डार्क ब्लू है, कुछ का ऑरेंज है। तो डिफरेंट डिफरेंट, इससे क्या होता है मुझे कोड पढ़ने में आसानी होती है। अगर ये 100 लाइनों का कोड भी होगा, आई कैन रीड इजीली। तो आपने देखा होगा जो VS कोड है, उसमें हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोड कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पाइथन के कलर अलग हैं, विजुअल बेसिक कलर अलग हैं, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे हर एक में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश हो गया, मैं देखता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। की तकी आप जूम चैट पे लिख सकते हैं नंबरिंग करके। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7। जूम चैट पे लिख दें नंबरिंग करके ना, ट्रू और फॉल्स। अगर स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं तो यहाँ टिक कर लें। इफ यू कैन राइट ऑन स्क्रीन तो इसको टिक कर लें, इसको टिक कर लें, जो भी आपको सुटेबल लगता है। यू कैन टेक ऑन स्क्रीन। कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, जूम चैट या स्क्रीन? ठीक है।
अच्छा, दो समझ में नहीं आया। एन असेंबलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम, ये फॉल्स है, ठीक है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन अ लो लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसके साथ साथ चेक भी कर लेते हैं। ठीक है। जावा इज एन असेंबली लैंग्वेज, फॉल्स, ठीक है। इट इज क्विकर टू डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। फिर कह रहा है यू ऑलवेज नीड अ कंपाइलर टू रन अ कंपाइलर, ये गलत है, क्योंकि हर वक्त हम तो कंपाइलर से भी काम चला लेते हैं, ओ सॉरी, इंटरप्रेटर से भी काम चला लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये देखो। हमें हर वक्त कंपाइलर नहीं चाहिए, हमें इंटरप्रेटर चाहिए, ठीक है। A program that is interpreted takes a longer time to run than a compile, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है ना, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ट्रू है। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, बिल्कुल ट्रू है, ये भी आपका ठीक है। ये बाकी तो समझ में आ गई जो मैंने बताया। यानी आपको हर वक्त कंपाइलर नहीं चाहिए, आपको इंटरप्रेटर चाहिए। कंपाइलर एंड पे काम करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, याद रखो कंपाइलर जो है ये एंड में कंपाइल करने के लिए आता है, यानी जब आप सारा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाए तो फिर हम कंपाइलर चलाते हैं, ताकि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकें। हमें ज़रूरत होती है इंटरप्रेटर की, जो लाइन बाय लाइन एरर को करेक्ट करवाता है। अब क्लियर है। और इंटरप्रेटर लॉन्ग टाइम लेता है, तो जो आप लाइन बाय लाइन करेक्शन करें ना, अगर मैं इंटरप्रेटर से एरर फ्री ना करवाऊँ, कंपाइलर से कराऊँ, तो कंपाइलर पूरे पेज को एक ही दफ़ा कर देगा, वो ज़्यादा स्पीडियर है। लेकिन वो, अब आपने 100 लाइनों का प्रोग्राम लिखा, अब आपने कंपाइल किया तो 10 जगह पे बताएगा कि एरर है, तो उन प्लेसेस पे जाके आपको एरर करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इंटरप्रेटर यूज करते हैं लाइन बाय लाइन, कि भाई वो हर लाइन को एरर फ्री कर दिया जाए, और आखिर में कंपाइलर चला के उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। इज इट क्लियर? जी, तक आगे बढ़े। अब देखिए, कह रहा है सुकी इज राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, डिस्क्राइब 3 फीचर ऑफ एन आईडी दैट शी वुड फाइंड हेल्पफुल। अभी हमने 6-7 फीचर पढ़े थे, उनमें से 3 बताने हैं। डू यू हैव आइडिया? जी, तक ये बताएं। विल यू राइट और शुड आई डिस्कस? हाँ, ये वही है ना, जो अभी 5-6 डिस्कस किए थे, देखो ये उनमें से 3 बता रहे हैं। ऑटो कंप्लीशन, पहला फीचर मैंने दिया ऑटो कंप्लीशन, मीन दैट एन आईडी कैन ऑटोमेटिकली शो द रिजर्व वर्ड। कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एक रिजर्व वर्ड है, ये खुद ब खुद शो कर देगा। इफ मैं आई लिखूंगा, ये मुझे इफ लिखा हुआ दिखाएगा, ठीक है ना। मैं क्या कहते हैं, कंसोल मैंने CON लिखा, आगे पूरा वर्ड मुझे लिखा दिखा देगा, एस वाली मैं वहाँ लिस्ट से सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये कह रहा है ऑटो कंप्लीशन मीन दैट एन आई डी कैन ऑटोमेटिकली शो द रिजर्व वर्ड और वेरिएबल नेम दैट आर अवेलेबल फॉर यूज, यानी वो वेरिएबल जब यूज नहीं हुए, उनकी लिस्ट दिखा देगा, सो दैट करेक्ट वन कैन बी पिक्ड फ्रॉम अ लिस्ट, पूरी लिस्ट जनरेट शो कर देगा। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। दूसरा फिर जी प्रिंटिंग, मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंट कमांड के लिए डिफरेंट कलर होंगे, ठीक है। जैसे अभी कंसोल का दिखाया था ना, ये देखें, आपने जो मैसेज लिखा इसका कलर डिफरेंट है, कंसोल लिखा इसका कलर डिफरेंट है, मॉड्यूल का कलर यहाँ पे डिफरेंट है और इस मॉड्यूल का कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो 4 कलर आ गए यहाँ पे। मेन का कलर डिफरेंट है, ठीक है। कोड, इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज को कहते हैं प्रिटी प्रिंटिंग। Code editor can color code part of the prompt, for example, reserve word
रिजर्व वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज अपने लिए यूज करती है, और स्ट्रिंग्स एंड ऑटोमेटिकली ले आउट द प्रोग्राम इन ए मीनिंगफुल वे, यानी डिफरेंट कलर असाइन कर देगा। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा फीचर, ट्रांसलेटर आर सप्लाइड एज पार्ट ऑफ द आईडी। दीज कैन बी कंपाइलर और इंटरप्रेटेड और बोथ, यानी एक लैंग्वेज में दोनों भी हो सकते हैं, एक लैंग्वेज में अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे जावा के अंदर दोनों होंगे, यानी पहले इंटरप्रेटर से करेक्शन करेंगे, फिर कंपाइलर से कंपाइल करेंगे। ये आगे समझ में आपको? अब आप ये फीचर लिख लेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। कोई से भी दो लिख लो, राइट ऑन जूम चैट। चलो देख लेते हैं, ठीक है। बस कंपाइलर के और इंटरप्रेटर के डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। ये देखें। अच्छा, पहले ही पढ़ लो, फिर मैं समझा देता हूँ, पहले अच्छी तरह पढ़ लो। तो देखो, दो ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। पहले इन्होंने कंपाइलर के बारे में बताया। अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने 100 लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4, इस तरह की 100 लाइनें मैंने लिख दी, कहीं पे भी मैंने एरर चेक नहीं किया। जब मैंने 100 लाइन लिखी, में क्या रहा है, मुझे चेक तो करूँ कि एरर तो नहीं आ रहा। तो अब मैंने जब कंपाइलर को प्रेस किया है, मतलब की होती है कोई ना कोई, हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कीज होती है। मैंने कंपाइलर पे प्रेस किया तो उसने इधर एरर निकाल दिया, इधर एरर निकाल दिया, इधर एरर निकाल दिया। अब मैंने फिर हर एरर को रिमूव कर दिया, तो एट वंस मैंने सारे एरर निकाल दिए। कंपाइलर जो है ना, वो आपको कहीं भी रोकेगा नहीं। अगर कहीं भी सिंटैक्स एरर आ रहा है तो कंपाइलर आपको नहीं रोकेगा। वो कहेगा आप 100 लाइनें टाइप कर लो, आप 1000 लाइनें टाइप कर लो, वो आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे ही आप कंपाइल करेंगे ना, फिर आपको वो 100 लाइनों में से 10 एरर निकाल के दे देगा। फिर उनको आपने करेक्ट करना है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिबल फाइल नहीं बनेगी जब तक आप सारे एरर, सिंटैक्स एरर जो है वो रिमूव ना कर दें। अच्छा, अदर एंड पे इंटरप्रेटर होता है। एन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटिंग दैम, एग्जीक्यूटिंग ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मैंने पहली लाइन लिखी, यहाँ पे कोई एरर है, तो इंटरप्रेटर को मैं रन करूंगा ना, तो मुझे आगे नहीं जाने देगा। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, मुझे लाइन 2 पे नहीं आने देगा इंटरप्रेटर जब तक कि मैं इसका सिंटैक्स एरर रिमूव ना करूँ। ठीक है। अब मुझे बता, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में फर्क, डिफरेंस पता लगा? कंपाइलर पूरे पेज को ट्रांसलेट करेगा, याद रखना। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अगर किसी भी लाइन में सिंटैक्स एरर होगा तो वो आपको सेकेंड लाइन पे या नेक्स्ट लाइन पे जाने नहीं देगा। ठीक है, ये एक फर्क आ गया। तो इसलिए इंटरप्रेटर स्लो होता है। अब यहाँ पे दूसरा बताया, कंपाइलर कैन प्रोड्यूस अ फाइल कंटेनिंग द ट्रांसलेटेड मशीन कोड प्रोग्राम। अच्छा, कंपाइलर आपको ना एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में हेल्प करता है। ये फाइल आप कहीं और भी रन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे जाके, ऑफिस के कंप्यूटर पे जाके, स्कूल के कंप्यूटर पे जाके रन कर सकते हैं। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द कंपाइलर। जहाँ भी रन करेंगे वहाँ कंपाइलर की जरूरत नहीं है। वेयर एज एन इंटरप्रेटर विल ऑलवेज नीड टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्राम। और जहाँ पे भी इंटरप्रेटेड बेस प्रोग्राम चलाएंगे वहाँ इंटरप्रेटर का होना जरूरी है, वरना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये है इसका मतलब।
अब बताओ इसमें समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? गुड। एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोग्रामर वुड चूज टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो असेंबली लैंग्वेज कब होता है? जब वो उसने हार्डवेयर को एड्रेस करना हो या डील करना हो। ये देखें, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी स्मॉलर इन साइज क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, एंड एग्जीक्यूट टास्क मोर क्विकली एज फ्यूअर इंस्ट्रक्शन आर यूज। एक इंस्ट्रक्शन फ्यूअर होती है, दूसरा नियरेस्ट टू हार्डवेयर होते हैं, नियरेस्ट टू हार्डवेयर होते हैं। प्रोग्राम कैन आल्सो कंट्रोल स्पेशलिस्ट हार्डवेयर यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंपल कमांड। किसी भी हार्डवेयर को आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज होती है, इसलिए हार्डवेयर को हम डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, अब ये जरा मैच कर लो स्क्रीन पे। क्या वो मैच ही कर रहे हैं या जूम चैट पे लिखोगे? ये तक आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। आर यू राइटिंग ऑन जूम चैट और यहाँ मैच करेंगे आप, या मैं हेल्प करूँ? ठीक है। ये बैटरी होती है सीमॉस। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस करंटली यूज। मैंने आपको रैम के बारे में बताया था ना, रैम में करंट प्रोग्राम होते हैं, करंट सॉफ्टवेयर होता है, करंट डेटा होता है, करंट इंस्ट्रक्शन होती है। रैम होल्ड बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग, ये रैम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द एक्चुअल बायोस सेटिंग, ठीक है, जिसको हम रोम चिप भी कहते हैं, इसको हम रोम चिप भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो किसी भी नाम से आ जाए, ठीक है, फर्मवेयर के नाम से आ जाए, रोम चिप के नाम से आ जाए, बायोस के नाम से आ जाए, सीमॉस के नाम से आ जाए, ये बैटरी होती है। सीमॉस बैटरी होती है जो बायोस को ना पावर देती है। सीमॉस इज अ बैटरी। इसीलिए रोम का डेटा जो है ना वो नॉन वोलाटाइल होता है। रॉम डेटा इज नॉन वोलाटाइल, इट डज नॉट erase without even there is no power. So CMOS is the battery, the actual BIOS setting hold by CMOS. The actual BIOS सॉफ्टवेयर फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात कर रहा है
मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, फ्लैश मेमोरी जिसको कहते हैं, यहाँ पे डेटा होल्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है? हार्ड डिस्क के अंदर या एसएसडी के अंदर। अब हार्ड डिस्क को एसएसडी से रिप्लेस कर रही है, ये याद रखना आपने। सेकेंडरी स्टोरेज मीन टू स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क, एसएसडी। पहले सीडी भी आती थी ना, सीडी और डीवीडी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज थी, या क्या कहते हैं वो, ब्लू-रे। हार्ड डिस्क, प्राइमरी स्टोरेज का मतलब रैम और रोम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क और आजकल एसएसडी। ओएस सॉफ्टवेयर है। ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। मैंने आपको बताया था ना, आप जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होते हैं। यानी आपने ऑपरेटिंग इंस्टॉल किया ना, उसने अपनी जगह ले ली। आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, यहाँ जगह ले ली। लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो रैम में ओपन होंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखें। इंस्टॉल हार्ड डिस्क में होते हैं। आजकल हार्ड डिस्क का नाम एसएसडी है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब आप प्रोग्राम ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो रैम में ओपन होगा। ये पर होल्ड करें। हाँ, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, और कल इंशाल्लाह चैप्टर 5 शुरू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।